वैभव जी, आजकल के युद्ध में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। किसी भी देश के युद्ध, सिर्फ ईरान नहीं, किसी भी देश में अगर युद्ध हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत जरूरी है। इसके तीन चार मकसद हैं। एक तो अपने लोगों को, चाहे अपनी फौज के जवानों को या अपने देश के नागरिकों को, ये बताना कि हम बहुत मजबूत हैं, दुश्मन की ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसी तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है, चाहे वो मिसलीड करने वाला इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, कि दुश्मन को ये दिखाना कि अगर हम पर हमला करोगे तो बचोगे नहीं, हमारे पास भी बहुत कुछ क्षमता है। अब जाहिर बात है कि ईरान के पास जो भी क्षमता है, बेहतरीन जो बेस्ट डिटरेंस उनके पास है, वो तो उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स ही हैं। ईरान को रॉकेट्स और मिसाइल्स दो तरह के ही चाहिए। एक तो छोटे छोटे रेंज वाले, 100 200 300 400 किलोमीटर वाले, क्योंकि अगर ईरान को पर्शियन गल्फ में अमेरिकन टारगेट्स पर हमला करना है, कुवैत, ओमान, कतार, सऊदी, इन सब देशों में अगर हमला करना है अमेरिकन बेस पर, तो उसके लिए 500 600 700 800 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल रॉकेट काफी है, तो वो उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है। लेकिन अगर ईरान को इसराइल पर हमला करना है, तो फिर ईरान को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है 2000 किलोमीटर की रेंज की रॉकेट्स, मिसाइल्स। यही तनातनी की बात है। अगर आप देखें, अमेरिका इसराइल के कहने पर ईरान पर इसी रेंज के रॉकेट्स और मिसाइल्स, यानी 2000 किलोमीटर के रॉकेट्स और मिसाइल्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा जी। है। इसराइल ने पिछले साल जून में 12 दिन का जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान ईरान से कम 3 वेव्स झेले, सामना किया। और हर वेव में 100 100 200 200 रॉकेट्स, मिसाइल्स, यूएवी या ड्रोन ईरान की तरफ से आए। इसराइल की आयरन डोम ने ज्यादातर को ही शूट डाउन कर दिया, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ बचकर पहुंच गए। वो हाइफा पहुंच गए, तेल अवीव पहुंच गए। तो इसराइल को एक ही डर है, वो है ईरान के 2000 किलोमीटर वाले रेंज वाले रॉकेट्स और मिसाइल। देखिए, अमेरिका बार बार अपनी तरफ से भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इस्तेमाल करता है। अमेरिका अपनी तरफ से भी कहता रहता है कि ईरान में बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। सभी देशों में होते रहते हैं। अमेरिका हर देश में तो छलांग मार के पहुंचता नहीं है। आज की तारीख में बांग्लादेश में क्या हो रहा है? रोज हिंदू मारे जा रहे हैं। मैंने नहीं सुना अमेरिका ने किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बांग्लादेश की तरफ भेजा है। तो अमेरिका की तरफ से भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता रहता है। एक और कैंपेन अमेरिका ने ये लगाया हुआ है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी बहुत फौज है, हमने एयरक्राफ्ट कैरियर मंगा लिए हैं, अब ईरान बचेगा नहीं। ये असल में जिस मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसमें कोई तथ्य है नहीं। अमेरिका क्या कर लेगा? अमेरिका ने 12 दिन के युद्ध में लास्ट ईयर जून में क्या कर लिया? कुछ भी नहीं, फर्क पड़ा। ठीक है, अमेरिका ने अपने B2 बम्बर भेजे, उन्होंने बम गिराए, जमीन पर नुकसान हुआ, लेकिन ईरान को एज ए नेशन क्या नुकसान पड़ा? कुछ नहीं। ईरान तो बहुत बड़ा देश है, जितना बड़ा उत्तर भारत है, इतना बड़ा देश है ईरान। ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा। ईरान की रिसर्च फैसिलिटीज आज भी चल रही है, चाहे वो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी हो या इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की बात हो, ईरान की रिसर्च अभी भी फुल पावर पे चल रही है। तो तो अमेरिका देवा ऐसा। सर, जब अगले दौर की बातचीत होगी जो कि अगले हफ्ते होने की संभावना जताई जा रही है, वो बातचीत भी ऐसे ही सफल हो सकती है या उसमें भी सकारात्मकता आ सकती है? क्योंकि अगर ईरान अडिग रहा कि नहीं, मिसाइलों पर कोई बात नहीं करेंगे, घरेलू मामले पर कोई बात नहीं करेंगे, तो अमेरिका तो इससे खिन्न भिन्न हो सकता है ना। देखिए, घरेलू मुद्दे पे बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि दुनिया में एक नियम है कि हर देश का अंदरूनी मामला उनका अंदरूनी मामला है। इसको अमेरिका क्या हथियारों के बल पर एनफोर्स कर सकता है? नहीं। ज्यादा से ज्यादा अमेरिका इतना ही करेगा कि इस बहाने में वो ईरान के ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 5 बार कहा कि ईरान के विद्रोहियों, ईरान के प्रदर्शनकारियों, तुम आगे बढ़ो, अमेरिका आ रहा है पीछे पीछे से। कहा? अमेरिका तो नहीं आया। वो बेचारे मारे गए लेकिन। हाँ।
तो हो ये रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर जब दबाव डाल रहा है, न्यूक्लियर दबाव डाल रहा है, ईरान तो हिंट दे ही चुका है कि ठीक है, आईएईए की टीम को आने दो, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को चेक करने दो। ईरान की छोटी सी ख्वाहिश है कि उस टीम में कोई अमेरिकन नहीं होना चाहिए, उस टीम में कोई इजरायली नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल देश के साइंटिस्ट होने चाहिए, जैसे भारत, जैसे नॉर्वे। क्योंकि देखिए हो क्या रहा था, मैं बताता हूं। इन आईएईए इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन के चक्कर में अमेरिका को ईरान के गुप्त न्यूक्लियर ठिकानों की लोकेशन पता लग रही थी। अगर आप देखें, ईरान में 7 या 8 जगह पर न्यूक्लियर रिसर्च होती है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अमेरिका को सटीक पता करना होता है कि फलाने जगह पर यूरेनियम कंसंट्रेशन के लिए उन्होंने जो सेंट्रीफ्यूज लगाए किस बिल्डिंग में है या किस गुफा में है। तो पिछले 5 साल, 4 साल, 3 साल से क्या हो रहा था कि जब भी आईएईए की टीम जाती थी, उसमें इजराइल के अपने प्लांट होते थे, स्पाइस, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो इंजीनियर्स हो। इस तरह से अमेरिका भी अपने स्पाई डाल देता था। है ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट लेकिन है अमेरिका का स्पाई, है जर्मन इंजीनियर आईएईए की टीम में लेकिन है अमेरिका का स्पाई। और तो ये ईरान लोग जब, इस बात को समझ जाता था या उसे पता चल जाती थी ये बात? हाँ, तो जाहिर बात है ईरान हमेशा देखिए इसमें नियम ये है कि आईएईए की जो टीम है उसको ईरान में लैंड करने के बाद तेरा ये जो होस्ट नेशन है, ये उनकी पावर में आता है कि वो किस किस इंस्पेक्टर को हाँ कहे, किस किस इंस्पेक्टर को ना कहे। समझिए, एक एग्जांपल बताता हूं। कल अगर आईएईए की 40 सदस्य टीम भारत में आ जाती है हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को चेक करने के लिए, तो ये भारत सरकार का सोवरेन पावर है कि इनमें से 40 को हम बोले कि भाई 40 में से ये जो 8 हैं ये हमें पसंद नहीं है, वापस जाएं। तो ईरान ने कई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को इस शक में वापस कर दिया आईएईए की टीम से कि भाई असल में ये साइंटिस्ट तो है लेकिन है स्पाई अमेरिका का, अमेरिका का सिटीजन नहीं है। वो हो सकता आ रहा है जर्मनी से, जर्मन सिटीजन है, जर्मन इंजीनियर है, लेकिन है रिपोर्टिंग उसकी अमेरिका तक है। और ये लोग आके क्योंकि वहां आ रहे हैं तो ये देखते थे कौन सी वाली बिल्डिंग में सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, कहां पर न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की चेष्टा की जा रही है, इनके कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, नाम क्या है, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट के किस बिल्डिंग में ऑफिस है, पता लगा मोसाद ने उसी का आके उड़ा दिया। इनके ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का घर कहां पर है पता लग जाता है ना जब आप विजिट कर रहे हो यस। कि भाई न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है फलाने शहर शहर में फलाने घर में रह रहा है। और वो जाके रिपोर्ट कर देंगे, पता लगा उसके 1.5 साल के बाद मोसाद ने या सीआईए ने उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उसके घर में ही उड़ा दिया। हुआ है ऐसा होता आ रहा है जी। ऐसा। जी देवनाथ सर, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो आईएईए की जो टीम आती थी वो एक ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर इंजीनियर्स हैं, कम से कम बेसिकली कम से कम उनका नाम, डेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट और किस ऑफिस में काम कर रहा है ये तो पता ही लग जाएगा ना। ये इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट होनी चाहिए, ये आईएईए की टीम से निकलकर अमेरिका पहुंच जाती थी, मोसाद और सीआईए को। तो उसके बाद मोसाद और सीआईए को मालूम था कि ठीक है ये कभी ना कभी तो एज ए टूरिस्ट अजरबैजान जाएगा, हम इसको अजरबैजान में ही धर लेंगे। कितने बार हुआ है जी। आप चलते हैं कर्नल शुक्ला के पास। अनुराग सर, अभी हम ईरान की बात कर रहे थे, ईरान की तैयारियों की बात कर रहे थे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम दूसरी ओर जाएं, इस कल वाली बैठक से भी अलग पहलू अगर हम देखें तो यह है कि अमेरिका भी तो तैयारी कर रहा है। हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो जॉर्डन में अपने सैन्य विमान उतार रहा हो या खाड़ी में वो अरब सागर, लाल सागर में अपने युद्धपोत की तैनाती बढ़ा रहा हो। तो दोनों देशों को तो ये बात पता है कि ये बातचीत हो रही है, लेकिन जंग की तैयारी भी साथ साथ तो चल ही रही है। बिल्कुल जी। टर्मिनल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि इस सारे युद्ध के या सब चीजों के बाद अंत में हमें अचीव क्या होने वाला है, तो ये सब टारगेट रख के
फाइनल करने के बाद सारी कार्रवाई की जाती है। तो यूएस के एंगल से देखें तो यूएस का क्या इतना इंटरेस्ट है कि वो अपना घर छोड़ के इतनी दूर आके लड़ाई के लिए तैयार है, तो वो हमें जानना जरा ज्यादा जरूरी है। मेन चीज है कि ऑयल, जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो डॉलर से चलती है, और डॉलर को हम बोलते हैं पेट्रो डॉलर। जहां भी कोई भी देश ऐसा देश पैदा हुआ जिसने डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिया, उसको अमेरिका ने पिछले 20 साल 25 साल में हमेशा खत्म कर दिया। चाहे आप किसी भी देश का नाम ले लो, लेटेस्ट आपका वेनेजुला है। तो उनका टारगेट बहुत दिनों से पहले इजराइल, ये ईरान, इराक था, फिर ईरान हो गया है। एंड क्या है, उनको क्या इंटरेस्ट है वहां पे जाके? उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है, वो है पेट्रोल। पेट्रोल को क्या लेना है, अपने कब्जे में लेना है, और दूसरा बहुत सारी ट्रेडिंग जो हो रही है वो दूसरे करेंसीज में हो रही है, वो उसको कैंसिल करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार धमकी दे चुके हैं BRIC ब्रिक्स नेशंस को कि आप अपनी करेंसी नहीं निकालिएगा। तो इसके पीछे क्या है कि जिस दिन दब गया वो डॉलर, जिस दिन नई करेंसी आ गई, तो ऑब्वियसली सारे की सारी इकोनॉमी यूएसए की डूब जाएगी, और जो उनका मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड का स्टेटस है वो चला जाएगा। तो टारगेट यहाँ पे वही है, और ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। चलिए नागेंद्र जी के पास चलते हैं। नागेंद्र जी, अमेरिका की तैयारियों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम लगातार आपसे भी बात कर रहे हैं और अपने वनडे के दर्शकों को भी बता रहे हैं कि अमेरिका खूब तैयारियां कर रहा है। वो हर तरह की तैयारी कर रहा है, समुद्र से लड़ाई की, जमीन पर लड़ाई की, और वायु में लड़ाई की, मतलब आसमान की लड़ाई की तो कर ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तैयारियां तो कर ही रहा है, और अब्राहम लिंकन को वो मूव भी कर रहा है, ऐसी जगह पे ले जा रहा है जहां से वो लॉन्च कर सके स्ट्राइक, ये खबर आ रही है। और ये यूएस की मीडिया भी अब ये खबर करना शुरू कर चुकी है कि उन्होंने इसको मूव किया है, जेट्स जो हैं वो डिप्लॉयड है। अब जो हम बात कर रहे थे कि ये पूरे मार्केट जो मचाने की बात है, अब यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, अब इन्होंने यूएस में जब ये वहां पे हियरिंग्स होती है, ठीक है, और उस हियरिंग में उस यूएस ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हमारा ये पूरा प्री प्लान्ड अटैक था, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएसए टू क्रिएट ऑल द रकस इनसाइड यूएसए। तो ये तो खुद ही अपने प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे कि ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे हमने हमला मचाया। स्कॉट बेसेंट नाम है, अगर आप उनको सर्च करिएगा तो। और उन्होंने ये भी ऐड किया कि वी क्रिएटेड डॉलर शॉर्टेज इन द कंट्री, इन ईरान, द इरानियन करेंसी वेंट इनटू फ्री फॉल, इन्फ्लेशन एक्सप्लोडेड। जो हम कल बात कर रहे थे 12,22,000 का $1 जो ईरान में मिल रहा है, तो आपने पहले वहां पे इन्फ्लेशन क्रिएट किया, वहां पे पूरी प्रॉब्लम बढ़ा दी, उसके बाद ऑब्वियसली लोग तो त्राहिमाम मचाएंगे। अब बता रहे हैं कि 70-80 हजार जो लोग हैं वो मरे हैं। तो उस पे अपना यूएस के जो इंसान है, यूएस के स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी है, जो वो खुद ही बता रहे हैं कि ये हमने क्या किया है वहां पे। बाकी जो है बुरा हाल तो है ही वहां पर। एक और खबर जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, वैभव, जो विस्फोटों के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ जो यूएस मीडिया के एनजीओ अकाउंट्स हैं जो कि वहां पे काफी ऐसे वीडियोस शेयर करते हैं कि ईरान की औरतें अपना हिजाब हटा देती है, ईरान की औरतें बीच सड़क पे जाकर के बाल काट रही हैं, या सिगरेट पी के खामेनी की फोटो जला रही है, इस तरह की चीजों को जो प्रमोट करते हैं जो यूएस के सो कॉल्ड एनजीओज हैं, उन्होंने क्या कहा है कि ये जो विस्फोट हो रहे हैं उसमें वो जो 90,000 शरीर, जो 90,000 डेड बॉडीज, कॉर्पसेस जो मारे गए हैं लोग, उन लोगों को जलाया जा रहा है। ये खबर है। ये एक और पीछे की खबर है कि ईरान में ये हो रहा है कि जो लोगों को मारा गया प्रोटेस्ट के दौरान, उन लोगों को ये जो ब्लास्ट जो होते जा रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं, वो ब्लास्ट को लेकर के ये बड़ी अजीब सी जानकारी आ रही है कि वो ईरान की जो सरकार है वो एक साथ सारे डेड बॉडीज को जला रही है। जहां जहां पे इन्होंने कॉर्प्सेज रखे थे, लाशें रखी थी, वहां पे ये ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक अजीब सी जानकारी है। इसका अभी जो है ईरान ने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऑब्वियस सी बात है कि उनके तरफ से नहीं आएगा, लेकिन जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट पेजेस हैं जो ईरान में ऑपरेट करते हैं, उनके तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। और ये बिल्कुल सही खबर है कि उन्होंने अपने अब्राहम लिंकन को काफी क्लोज, तेहरान से और क्लोज मूव किया है। तो तैयारी है वो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.